हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अब आई नो ये डिटेल वीडियो काफी ज्यादा लेट है, जिसका रीजन आप सभी को पता है कि मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब है और ऐसे खराब दिमाग से इतनी ज्यादा डिटेलिंग की वीडियो बन नहीं सकती। इसलिए थोड़ी शांति के बाद मैंने इस वीडियो को कम्प्लीट किया है, जिसमें अगली बार मेरी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द इसके 3rd एपिसोड को आपके लिए एक्सप्लेन कर जल्दी से अपलोड कर दूं। तो अब इसी फालतू की बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए सीधे घुसते हैं दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 2 की सारी डिटेल्स में, लेकिन एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फुटबॉल स्टेडियम से, जहां पर लोगों के सामने नए कैप्टन अमेरिका को प्रेजेंट किया जाएगा, जो अब भी लॉकर रूम में बैठकर थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा है, जिसका रीजन है कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई उसे एक ऐसी जिम्मेदारी जिस पर लोगों का विश्वास काफी ज्यादा है। और जॉन वॉकर के इस कैरेक्टर को इसके पहले यानी कि एपिसोड नंबर 1 के क्लिफ हैंगर में लोगों के सामने एज ए कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसके बाद के प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से स्किप कर सीधे हमें यही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका को किस तरीके से अपना पपेट बनाकर रखना चाहती है, यानी कि सिर्फ उन्हीं के इशारों पर काम करने वाला एक सुपर हीरो। जैसे हमने शुरुआती दिनों में हमारे कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर को देखा है, जिसके बाद स्टीव ने अपनी ही राह पकड़ी थी। आई होप ऐसा कुछ जॉन वॉकर का कैरेक्टर भी करे, क्योंकि इस एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें जॉन वॉकर की वाइफ ओलिविया वॉकर भी दिखाई जाती है उस लॉकर रूम में, जो डेफिनेटली अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर आई है, ताकि वो आगे सभी चीजों का सामना काफी डटकर कर सके, जैसे उसने शुरुआती दिनों में किया है। यानी कि जिस फुटबॉल स्टेडियम में उसे बुलाया गया है, वहाँ पर जॉन पहले एक्स फुटबॉल प्लेयर रह चुका है, जो अपने कॉलेज की तरफ से खेलता था। और यहीं पर इस फुटबॉल की मैच में उसे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब यही है कि अमेरिकन को फुटबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि सच बात भी है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जॉन वॉकर के कैरेक्टर को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है एमसीयू के यूनिवर्स में, उससे मैं क्लियरली कॉपी कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर की तो कहूंगा ही, जिसकी कुछ डिटेल मैंने आपको दे दी है। और इस लॉकर रूम के सीन को देखकर ये बात भी पता चलती है कि जॉन ने कैप्टन अमेरिका बनने के लिए ओलिविया तक का सेक्रीफाइस किया है, ठीक स्टीव रॉजर और पैगी की स्टोरी की तरह। यानी उसके काम के आगे वो पहले अपने काम को देखेगा, बाद में अपनी वाइफ को। आई होप जॉन वॉकर के साथ तो कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए जिसके कारण से उसकी वाइफ ही उससे दूर रहे। और फिर उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मार्वल कॉमिक बुक का कैरेक्टर लेमार हॉकिंस, जिसका दूसरा नाम हमें आगे पता चलता है कि बैटल स्टार भी है। और हाँ, कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर को बकी नाम से भी बुलाया जाता था, जिसने बाद में इस नाम को क्यों चेंज कर लिया, उसका अंदाजा तो आपको बकी के कैरेक्टर के रहने से काफी आसानी से पता चल जाता है। और अगर इस बैटल स्टार के कैरेक्टर को मैं बिल्कुल शॉर्टली कहूँ तो ये कैरेक्टर साइड किक है यूएस एजेंट का, ठीक बकी की तरह। और इन दोनों की भी कन्वर्जेशन की बात करें तो वहाँ पर जॉन वॉकर लेमार को इन्हीं सभी के बारे में बता रहा है कि वो थक चुका है इस तरीके के प्रमोशन को कर कि अब वो नया कैप्टन अमेरिका है, जिसके बाद लेमार उसे समझाता है कि यही उसका काम है, जिसे अब उसे काफी ईमानदारी से करना है, ठीक जैसे वो दोनों आर्मी में पहले करते थे। और फिर क्या, यूएस एजेंट रेडी होता है और सीधे पहुंच जाता है स्टेडियम में, जहाँ पर गुड मॉर्निंग अमेरिका वाले इसका इंटरव्यू लेते हैं। और उस इंटरव्यू में पहले तो जॉन खुद को एक आम इंसान कहता है, बट बाद में एंकर उसे टोकते हुए लोगों को ये बताती है कि जॉन कोई आम इंसान नहीं बल्कि काफी खास अपने 3 मेडल ऑफ ऑनर की वजह से जाना जाता है। और हाँ, इसके अलावा उसने काफी बड़े बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है, और कैप्टन अमेरिका बनने के लिए उसने काफी अच्छा खासा टेस्ट भी दिया है 300 लोगों के बीच में, यानी कि उसका सिलेक्शन काफी टफ था। और इससे ये बात भी पता चलती है कि स्टीव के मर जाने के बाद, या फिर कहूँ अवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने की बाद की जो ये स्टोरी हमें दिखाई गई है, उससे तो ये बात बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट की तरफ से नए स्टीव की तैयारी 6 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी, जिसकी ग्लिम्स हमें वही शो के दौरान बीच में दिखाई जाती है। यानी कि जॉन का काफी लंबा कैप्टन अमेरिका बनने का स्ट्रगल, जिसके पीछे पूरे 6 महीने हैं। लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी के हिसाब से, आई मीन एमसीयू की रियलिटी के हिसाब से, तो सैम अब तक खुद को कैप्टन अमेरिका नहीं मानता है। लेकिन जॉन के हौसले को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ की गई है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सा गोलमाल है। अब आप वो गोलमाल सुपर सोल्जर सीरम भी कह सकते हो, यानी कि फिर से थियरी, जिस थियरी के अकॉर्डिंग तो अंदाजा जॉन को विलन बनाने का भी कर दिया गया है। और कुछ अंदाजे ये भी कहते हैं कि जॉन वॉकर के मरने के बाद सैम और बकी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इट मींस कि यूएस एजेंट कुछ ही एपिसोड्स में बहुत ही आसानी से मारा जाएगा, शायद से फ्लैश मैशेस के हाथों से, जिसकी मौत का इल्जाम बाद में इन दोनों पर लगेगा। अब इस थियरी में फिलहाल तो मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और ना ही आपसे करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते ना, जिस पर काफी ज्यादा बात होती है तो उस पर बात करना तो बनता ही है। और ऊपर से जॉन सभी के सामने ये भी कहता है कि उसने कोई भी सुपर सोल्जर सीरम नहीं ली है, बस उसकी ट्रेनिंग के ही दम पर वो कैप्टन अमेरिका बना है, यानी कि हिम्मत जो उसमें है। और फिर से शक की बात करें तो उस हाईवे चेजिंग के
एक्शन के टाइम पर हमने देखा है। और हाँ, उस इंटरव्यू के ग्लिम्स में भी कि जिस तरीके से जॉन कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फेंकता है, उससे तो वो आम इंसान नहीं लगता और थोड़ी बहुत फाइटिंग स्किल से भी वो आम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऊपर से ये कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा वायलेंस है, या फिर कहूँ यूएस एजेंट, जिससे अगर जीता नहीं जाता तो सीधा साफ सा हल है बंदूक निकालकर सामने वाले को गोली मार दो, जो कि वो इस एपिसोड में मारता भी है। और अब उसकी सक्सेस या फिर कहूँ पावर के राज के पीछे नाम निकल कर आया है फिर से पावर ब्रेकर नाम के शख्स का, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले एपिसोड में भी किया है, जिसके बारे में और डिटेल में आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। और अब बात कर ले फिर से जॉन के कैरेक्टर के बारे में, तो जॉन इस इंटरव्यू में कैप्टन अमेरिका के भी बारे में बताता है कि वो कभी भी कैप्टन अमेरिका से नहीं मिला, लेकिन उनकी सोच को उसका सलाम है। और नोट करने वाली बात ये भी है कि जॉन यहाँ पर यही कहता है कैप्टन अमेरिका की सोच को लेकर कि कैप्टन बस लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, जो कि अब वो भी करेगा अपने बड़े भाई के रास्ते पर चलकर। और टीवी में दिखा रहे इस इंटरव्यू को दूसरी तरफ जलते भुनते हुए बकी भी सुन रहा है, क्योंकि उसे जॉन की ये सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, फैंस को भी ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो लोग जॉन वॉकर को कैप्टन अमेरिका के रूप में बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। बट एमसीयू की तरफ से की जा रही है कोशिश या फिर कहूँ एक परफेक्ट अटेम्प्ट, वो भी जॉन की स्टोरी को लेकर, जो स्टीव की लाइफ से काफी ज्यादा मिलती जुलती सी लग रही है। इसके अलावा एमसीयू की तरफ से जो सबटाइटल भी प्रोवाइड किया गया है उसमें भी यूएस एजेंट या फिर कहूँ जॉन वॉकर को ये नाम से नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका के नाम से बुलाया जा रहा है, इसलिए एक्सेप्ट कर लो, शेयरिंग करके कुछ नहीं बनता। खैर, तो उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि बकी सीधे पहुंच गया है सैम से मिलने के लिए, जो फ्लैग स्मैशर के ग्रुप के लीडर्स को ढूंढने के लिए किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहा है, क्योंकि उसे रेड विंग के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ लोगों के मुनीच में छुपे होने की। लेकिन बकी यहाँ पर रेड विंग पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो काफी पुराने जमाने का है और टेक्नोलॉजी उसके बस की नहीं। इसके अलावा हम उस मिलिट्री बेस में कैप्टन अमेरिका के प्रमोशन फोटोज को भी देखते हैं, जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं सैम को बुरा लग रहा है, और हाँ, बकी को भी, जो वहाँ पर सैम को ये भी कहता है कि उसे शील्ड नहीं देनी चाहिए थी। और कभी कभी उसे शक होता है कि स्टीव ने उसे ही क्यों चुना था, जो उनकी जगह लेने के लायक नहीं। बट सैम को इन सभी बातों पर फिलहाल तो अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसका मिशन अभी मैंने आपको बताया फ्लैग स्मैशर के ग्रुप को ढूंढने का है और उनके मकसद का पता लगाने का, जिसमें कुछ नाम रोबोट्स और विज़र्ड या फिर कह लो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी आता है, जिनमें से किसी ग्रुप से ये फ्लैग स्मैशर के लोग भी बिलोंग कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर एक नाम ग्रैंडल्फ के कैरेक्टर का भी आता है, वही ग्रैंडल्फ जिसे हमने हॉबिट्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में देखा है। और बाकी को भी ग्रैंडल्फ के बारे में बुक से ही पता चला था, क्योंकि उसने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी देखी नहीं बल्कि उसकी असली नॉवेल पढ़ी है, यानी कि असल नट वो है, ना कि सैम। खैर, तो उसके बाद कार्गो प्लेन में बकी सैम के प्लान को पूछता है, जो वो उसे बिना बताकर ठीक कैप्टन अमेरिका की तरह ऐसे ही कूद जाता है अपने विंग्स के साथ। और फिर क्या, उसके पीछे पीछे बकी भी ऐसे ही बिना पैराशूट्स के कूद जाता है सुपर हीरो की लैंडिंग ट्राई करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेट वो होता है फेल जमीन पर ऐसे ही गिरकर, क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है। और फिर सैम की थोड़ी खिंचाई के बाद, यानी कि वही उसके फेल सुपर हीरो लैंडिंग के अटेम्प्ट को वीडियो में कैप्चर करने के बाद इंटरनेट पर अपलोड करने की बात चल रही है, जिसके बाद बकी सैम की बात ना सुनते हुए उनमें से 2 सुपर सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रेड विंग पर ट्रस्ट करते हुए सैम उसे बताता है कि यहाँ पर 2 नहीं लगभग 8 लोग हैं, जिन्हें वहाँ पर उस टाइम पर तो सुपर सोल्जर नहीं कहा जाता, लेकिन उनको ट्रैक करने के बाद जब बकी को उनमें से एक से पड़ती है या फिर कहूँ फ्लैग स्मैशर के लीडर से पड़ती है, तब पता चलता है कि ये सभी के सभी सुपर सोल्जर्स हैं और ये लोग किसी तरीके की मेडिसिन को अपने कैंप्स पर पहुंचा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये मेडिसिन अगेन थियरी के हिसाब से सुपर सोल्जर सीरम हो। बाय द वे, उनके लीडर की बात करें तो उनके लीडर का नाम कार्ली मोगेथू है, ना कि डॉविच, जो कार्ली के कहने पर काम करता है। खैर, तो उस हाईवे चेजिंग की ट्रक की बैटल में बकी और सैम की अच्छी खासी पिटाई होती है और साथ ही साथ रेड विंग्स शहीद हो जाता है, जिसकी मौत पर खुश तो बकी ही होगा। लेकिन जब इनका बुरा वक्त चल रहा होता है तो वहीं पर उनकी मदद करने के लिए मैं कहूँ नकली कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो की एंट्री मारकर आ जाता है। और हाँ, उसका पार्टनर बैटल स्टार भी, जो कुछ ही देर बाद उस चलती ट्रक से नीचे गिरता है और जॉन उसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड फेंककर बचा लेता है। और बात करें बकी और सैम की, तो इस बैटल के दौरान वो दोनों सीधे चने के खेत में या फिर कहूँ सरसों के खेत में घुस गए हैं और थोड़ी देर बाद यूएस एजेंट वहाँ से एक सुपर सोल्जर को गोली मारकर हट जाता है, क्योंकि अकेले तो वो 8 सुपर सोल्जर्स को संभाल नहीं सकता। बाकी इस फाइट के स्टार्ट होने के पहले हम बकी को काफी तेज भागते हुए देखते हैं और उसके मुंह से खुद को व्हाइट वुल्फ बोलता भी, जो नाम उसे वकांडा में मिला था। और व्हाइट वुल्फ की पूरी बड़ी हिस्ट्री है मार्वल की कॉमिक बुक में, जिसे अगेन मैं इस वीडियो में जबरदस्ती का बताकर वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। तो अब आते हैं कुछ और डिटेल्स पर, जो एमसीयू में ब्रूस बैनर के फिंगर ब्लिक करने के बाद आई है, यानी कि जो सारे के सारे लोग 5 साल बाद एमसीयू में रिटर्न आए थे, यानी कि एमसीयू की दुनिया में, उन पर सरकारें काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके लिए टीआरसी नाम के ऑर्गेनाइजर को चलाया जाता है, जो बेसिकली उन सबको काम, रहने के लिए घर वगैरह वगैरह ये सब देती है और उन सभी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यूएस एजेंट और उसके चमचे बैटल स्टार की है। और फिर उसके बाद सैम उन दोनों को इन सुपर सोल्जर्स के मकसद के बारे में बताता है, जो कि क्लियरली मैं आपको इसके पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये लोग थैनोस को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जब दुनिया थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद पूरी तरीके से खाली हो गई थी तो पूरा देश एक हो गया था और इनके जैसे लोग दुनिया में कहीं पर भी घूम फिर सकते
थे और अब लग गई है पाबंदी जो इन सुपर सोल्जर्स को पसंद नहीं। लेकिन इन्हें सपोर्ट करने वाले और भी काफी लोग हैं जिनके बताए गए ठिकाने पर ये लोग छुप छुप कर रहते हैं, क्योंकि इनकी लीडर और इनके पूरे के पूरे ग्रुप को कोई अननोन शख्स फॉलो कर रहा है। अब वो अननोन शख्स कौन है उसकी डिटेल इस एपिसोड में रिवील नहीं की गई, लेकिन इससे पता तो चलता है यही कि फ्लैग स्मैशर के ग्रुप के सभी लोग या फिर कहूँ उनकी लीडर कैरली उस शख्स से बहुत ही ज्यादा डरती है, क्योंकि कैरली ने उस अननोन शख्स की कुछ चीजें चुराई है जो कि अगेन थियरी पर आ जाए तो सुपर सोल्जर सीरम है, जिसकी वजह से शायद वो और उसके जैसे लोग सुपर सोल्जर बन गए और उसकी फैसिलिटी से उसके फॉर्मूले को चुरा कर भाग गए, जो शायद वो मेडिसिन हो सकती है। अब इस शख्स की बात करें तो इस शख्स की थियरी हमें पावर ब्रोकर का ही इशारा देती है, जिसमें फिर से एक और एक थियरी में ऐड करूँ तो लोगों का मानना यह है कि पावर ब्रोकर ने यूएस सोल्जर को बनाया होगा और इन सब के पीछे वो भी शामिल है, ताकि इन जैसे सुपर सोल्जर्स को हराकर वो अपना नाम पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस कर ले। यानी कि मिस्टीरियो की थियरी को यहाँ पर चिपकाया गया है फैंस की तरफ से। एनीवे तो फिर से स्टोरी पर आए तो उनके ग्रुप में किसी एक को गोली लगी थी, जो कि डेफिनेटली ये बंदा है, लेकिन ये पहले से बिल्कुल ठीक है, मानो जैसे इसे कोई गोली लगी ही नहीं। उसके अलावा उनके मकसद को उनकी जुबानी सुने तो ऑब्वियसली वो लोग एकता चाहते हैं उन सभी लोगों से जो लोग थैनोस के आइडिया को फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब जो यहाँ पर रह गए थे थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही, और वो लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गवर्नमेंट की नजर में वो लोग फिर से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाएंगे, जो कि वो लोग अब भी है। लेकिन शायद उनका प्लान काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें फिर से अगर थियरी की बात करूं तो यूएस एजेंट को मारने का, ताकि इससे उन्हें उनका हक मिले। और यहाँ पर इसी मिशन के साथ साथ कैरली अपने पार्टनर्स का ट्रस्ट भी चाहती है, जो उससे वहाँ पर मिल भी जाता है। यानी कि वो लोग इसके आगे के एपिसोड में काफी धमाल और कमाल करने वाले हैं। एनीवे तो आते हैं बकी और सैम पर, जहाँ पर बकी की एडवाइस है उस नकली कैप्टन अमेरिका बने हुए से कैप्टन की शील्ड को लेकर मिशन को पूरा करने का। लेकिन सैम उसे बताता है कि अगर ऐसा किया तो फिर से वैसी ही पुरानी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जैसे सिविल वॉर के बाद उन लोगों के साथ हुआ था, यानी कि एक वांटेड क्रिमिनल। पर अब सैम वैसा कुछ भी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका फैमिली टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है। और फिर बकी वहाँ पर उसे किसी शख्स से मिलाने की बात करता है, और अगले सीन में वो लोग उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं जहाँ पर काफी सारे ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो आपको याद होगा कि इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको रेसिस्ट सरकार के बारे में बताया था, तो मार्वल के इस यूनिवर्स में गवर्नमेंट के अलावा कुछ लोग भी है जो रेसिस्ट है, यानी कि पुलिस का वहाँ पर आकर सीधे बकी से पूछना कि उसे ब्लैक सैम परेशान भी कर रहा है या नहीं। जिसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग अवेंजर्स है तो वो लोग अपोलोजाइज करके बकी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बकी ने अपने थियरी पीस के सेक्शन को मिस कर दिया था। लेकिन उसके पहले हमें काफी तगड़ा वाला ईस्टर एग दिया जाता है एमसीयू के यूनिवर्स के सबसे पहले कैप्टन अमेरिका का, या फिर कहूँ ब्लैक कैप्टन अमेरिका का, जिन्हें हम मार्वल कॉमिक बुक में आइजिया ब्रैडली के नाम से जानते हैं, जिनका काम कैप्टन अमेरिका के फ्रोज होने के बाद शुरू हुआ था। यानी कि उन पर भी सुपर सोल्जर सीरम यूज की गई थी, वो भी कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जिसमें कई सारे ब्लैक पीपल्स मारे गए, बट वो बचकर बन गए ब्लैक कैप्टन अमेरिका। लेकिन अब रेसिस्ट सरकार उस टाइम पर तो खुलकर ये नहीं कहेगी कि उनके पास ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, इसलिए उन्हें सीक्रेट मिशंस में यूज करके बाद में उठाकर एक्सपेरिमेंट में या फिर कहूँ जेल में 30 साल के लिए डाल दिया गया, यानी कि गुमनामी भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उनके मिशन के दौरान आइजिया की मुलाकात बकी से हुई थी, जहाँ पर ऑब्वियसली उन दोनों के मिलने के बाद फाइट ही हुई होगी, क्योंकि बकी उस टाइम पर विंटर सोल्जर था, जिस फाइट के दौरान आइजिया ने बकी के मेटल आर्म को उखाड़ कर फेंक दिया था। इसी से बकी को आइजिया के बारे में पता है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं, और ना ही सैम को, क्योंकि बकी ने कभी भी इसका जिक्र स्टीव के सामने नहीं किया था। तो अब उसने सैम को आइजिया के बारे में इसलिए बताया क्योंकि उसके जैसे और भी सुपर सोल्जर्स, यानी कि 8 सुपर सोल्जर ब्लैक स्मैशर के लोग ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, जिनके बारे में वो लोग आइजिया से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आते हैं। लेकिन आइजिया को वहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो उन्हें सीधे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, वो भी अपनी ताकत का नमूना दिखाकर। लेकिन अगर आपने एक और चीज मिस की होगी तो मैं आपको वो डिटेल भी दे देता हूँ, जो डिटेल है आइजिया ब्रैडली के ग्रैंडसन इलाई ब्रैडली की, जिसे हम एमसीयू के यूनिवर्स में पेट्रियट नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक और ब्लैक कैप्टन अमेरिका। इस नाम के कॉमिक बुक में 2 कैरेक्टर है, एक के बारे में अभी मैंने आपको बताया, दूसरा है रेशॉन लूकस। फिलहाल तो उस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी डिटेल रिवील नहीं की गई है इस शो में, इसलिए उसे छोड़कर पैट्रियट के बारे में बात करें तो पैट्रियट को उसकी पावर आइजिया ब्रैडली के ब्लड ट्रांसफर से मिलती है, जिसके बाद वो यंग अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है। यानी कि यंग अवेंजर्स के प्लान को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बिल्डअप किया जा रहा है। खैर तो उसके बाद सीधे दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर बकी को ले जाया गया है और वहाँ पर उसकी थियरी पी की अरेंजमेंट की जाती है, और साथ ही साथ जॉन वहाँ पर आकर उसकी जमानत भी देता है, यही रीजन देकर कि बकी उनके मिशन का एक अहम हिस्सा है। और फिर क्या, डॉक्टर क्रिस्टीना बकी और सैम दोनों की थियरी पीस बन जाती है, और जो ट्रेलर में हमें सीन दिखाया गया था उसी को यहाँ पर काफी और डिटेलिंग से दिखाया जाता है, और बकी और सैम की प्रॉब्लम भी बताई जाती है, खास करके बकी की, कि वो क्यों सैम से इतना ज्यादा चिड़ा हुआ है, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड और उनका ट्रस्ट शायद कहीं ना कहीं सैम को लेकर गलत था, और शायद बकी को भी लेकर। इट मीन्स कि बकी की जो हंटेड मेमोरीज है वो उसे आज भी हंट करती है, उससे हो सकता है कि वो फिर से पहले जैसा बन जाए। उसके बाद ये सेक्शन खत्म और बाहर उन चारों की फिर से मुलाकात होती
है जिसमें अगेन जॉन टीम अप करके काम करने के लिए कह रहा है, लेकिन जॉन कानून के दायरे में रहकर काम करता है और सैम और बकी अपने हिसाब से, यानी कि उन चारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। और जाते वक्त सैम की डेयरिंग इतनी कि वो सैम और बकी दोनों को यही वार्निंग देता है कि उसके मिशन या फिर कहूँ उसके रास्ते में मत आना वरना अंजाम फाइट पर खत्म होगा। खैर तो उसके बाद ब्लैक स्मैशर के लोगों को दिखाया जाता है जो प्लेन में सामान डालकर कहीं भागने की फिराक में है, क्योंकि उनके पीछे पावर ब्रेकर के लोग लगे हुए हैं जिस नाम को यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाता है, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में पावर ब्रोकर नाम का कैरेक्टर है जिससे कैरली ने उसकी सुपर सोल्जर सीरम चुराई है। अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर ब्रेकर के लिए क्या होगा जिसके कारण से वो इन सभी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वही बंदा अपना सेक्रीफाइस देता है जिसने हाईवे की बैटल में जॉन से गोली खाई थी, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार यहाँ पर उसे गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, यानी कि उसे मिल गई है मुक्ति या फिर कहूँ मौत, जो शायद परमानेंट हो सकती है या फिर नहीं भी, क्योंकि बंदा गोली खाकर बच गया था एक, लेकिन यहाँ पर उसे काफी सारी गोलियां लगी है जो अभी के लिए तो उसे इस एपिसोड में मरा हुआ डिक्लेयर कर रही है, जिसे मरते हुए कैरली ने भी देखा है, यानी कि उसके मिशन का इरादा और भी काफी ज्यादा पक्का होने वाला है। और सेट की इमेज इसमें आपको याद होगा कि उसकी मुलाकात बैट्रक से भी होगी जो कि आगे के लिए उनके मिशन में उनका साथ देगा। एनीवे तो इसके सेकेंड एपिसोड को एंड किया जाता है हेलमेट जीमो के कैरेक्टर को दिखाकर, जिसकी बात बाकी सैम से कर रहा है कि उससे ही मिलकर अब पता लगाया जा सकता है कि ये सुपर सोल्जर्स आए कहां से है और इनके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि बैरन ने इन सभी पर या फिर कहूँ हाइड्रा पर काफी रिसर्च कर रखी है और उसकी रिसर्च में हो सकता है कि कुछ राज ऐसे भी छुपे हुए होंगे जिनकी डिटेल हमें आगे मिलेगी। और ऑफ कोर्स ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा ट्रेलर के हिसाब से कि बकी का सामना बैरन से किस तरीके से होगा और मिलने के बाद क्या बैरन फिर से हाइड्रा के कोड को रिपीट कर बकी पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगा या नहीं, उस चीज को भी देखना इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ट्रेलर के सीन को देखकर ये बात तो याद है कि बकी बैरन के सामने बुलेट्स को गिराकर ये चीज भी कंफर्म करेगा कि वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा हमने ट्रेलर में एक एस्केप के सीन को भी होते हुए देखा है जो जर्मनी में बकी के अलावा कोई नहीं करने वाला, और ऐसा शायद सैम और बकी के मिलने के बाद ही होगा, यानी कि आगे के एपिसोड में बैरन का काफी तगड़ा काम होने वाला है। और इसके बाद शुरू होता है इंट्रो जिसमें छुपे हुए हैं काफी सारे ईस्टर एग। उस पर आपने मुझे बात करने के लिए कई बार कहा है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर, लेकिन उन ईस्टर एग पर नजर फिलहाल तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। रीजन है वही एमसीयू की तरफ से फैंस की थियरी को लात मारना। लेकिन हाँ, इस टाइटल में एक काफी इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो है एजेंट रॉड से रिलेटेड, वो भी इन 5 सालों में किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के अंडर रहकर कर रहे हैं, जिसकी डिटेल तो ऑब्वियसली ब्लैक विडो फिल्म में ही देखने मिलेगी। और इसे अगर मार्वल की किसी कॉमिक बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो डिटेल है थंडरबोल्ट्स की, जो पॉसिबल है भी या नहीं अगेन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। खैर तो कुछ नहीं करते हुए खत्म करते हैं अब इस वीडियो को, क्योंकि डिटेल भी हो गई है खत्म और इसका एपिसोड नंबर 2 भी, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 3rd एपिसोड के लिए अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए फाइनल खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में बने हुए इस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना चाहिए ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।